वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मैग्नेटिज्म में पीवाईक्यू ड्रिल सेट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये जेई 2009 में पूछा गया था। ए स्टेडी करंट आई गोज थ्रू ए वायर लूप पी क्यू आर हैविंग शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, विद पी क्यू इज इक्वल टू 3x, पी आर 4x है और क्यू आर 5x है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा पहली चीज। तो ये जो वायर है वो राइट एंगल के लूप में है, ठीक है, और पी क्यू आर ऐसे रखना पड़ेगा बिकॉज पी क्यू 3x है, पी आर जो है 4x है और क्यू आर जो है 5x है। क्योंकि क्यू आर सबसे लंबा है तो हाइपोटेन्यूज वही होगा ना, इसीलिए ऐसे रखना पड़ा। पी पे राइट एंगल बन रहा है 90 का एंगल, ठीक है। अच्छा, अब इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस लूप इज k टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है एक, ठीक है, हर ब्रांच में सेम करंट है I, ठीक है, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने इतना तो पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट है और उसी के डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो QP की वजह से P पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, PR की वजह से P पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड P पे होगी वो सिर्फ और सिर्फ QR में जो करंट है उसके कारण होगी, ठीक है। और वो अगर तुम लेफ्ट हैंड पाम रूल से देखोगे तो इनसाइड होगी, इनटू द बोर्ड क्रॉस होगी, ठीक है, QR की वजह से। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज तो हमें ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, राइट, बिकॉज स्ट्रेट वायर से अगर उसमें I करंट फ्लो कर रहा है और किसी पॉइंट पे हमें, मान लो पॉइंट का नाम यहाँ पर कुछ भी दे दो, X दे दो या O दे दो, O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करते थे, इसको ज्वाइन करते थे, ये एंगल θ1 आता था, इसको ज्वाइन करते थे, ये एंगल θ2 आता था, ठीक है। तो O पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन में ये लेंथ रखते थे A, परपेंडिकुलर लेंथ A, राइट, और साथ में रहता था ये वाला एंगल, इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट से जोड़ने वाला इस एंड को, फर्स्ट एंड ऑफ द वायर, वो एंगल जो बना रहा है साइन θ1 प्लस θ2 एंगल नीचे वाला एंड जो बना रहा होता है, यही होता है ना। किसी भी स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ की कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। क्यू आर फाइनाइट लेंथ की है तो परपेंडिकुलर लेंथ हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हम लगाएंगे, लेकिन उसके लिए यहां पर जो ए की वैल्यू है वो इसको नाम दे दो ए, ठीक, या फिर एक काम करो, हमने कुछ नाम दिया हुआ है ना पी क्यू आर, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज एम, ठीक है, ये पॉइंट एम है। तो अब एक चीज नोटिस करो, हमें पीएम चाहिए। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। अब अगर हम लोग पी क्यू आर ट्रायंगल में देखेंगे तो हाफ इंटू 3x इंटू 4x, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और दोनों में एंगल 90 का है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो डायरेक्टली एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। और इस तरह से देखो, अगर ये भी तो एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है, तो हाफ इंटू पी एम इंटू क्यू आर जो कि 5x के बराबर है, ये भी एरिया ही होगा और उसी ट्रायंगल पी क्यू आर का होगा, तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे पीएम आ जाएगा जो हमें चाहिए, जो वहां पर परपेंडिकुलर लेंथ ए की बात हम कर रहे हैं। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 12x इक्वल टू पी एम इंटू 5। तो पीएम की वैल्यू आ गई 12x बाई 5, ठीक है, ये लेंथ आ गई 12x बाई 5, ठीक है। अच्छा, अब एक रिक्वायरमेंट और है, हमें ए मिल गया है लेकिन θ1 और θ2 भी चाहिए। अब इस केस में θ1 θ2 क्या होंगे, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इस पॉइंट से वायर के एक एंड को जोड़ने वाला जो पॉइंट है और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच का एंगल, इसको θ1 मान लो, और देयरफॉर इस एंड को जोड़ने वाला जो एंगल होगा θ2 मान लो इसे। तो हमें θ1 और θ2 भी चाहिए। तो एक चीज और नोटिस करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है। और कैसा रेशियो बन रहा है 3-4-5 का, ये बड़ा ही फेमस ट्रायंगल है। 3-4-5 का रेशियो जब भी होता है और राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होता है और 4 के सामने वाला जो एंगल होता है 53 डिग्री होता है। ठीक है। और क्योंकि ये 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात θ1 कितना हो जाएगा 53 डिग्री, राइट, बिकॉज ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इनका सम 180 होगा तीनों का। तो 37 + 90 53 करोगे तो 180 आ जाएगा। उस तरह यहाँ भी ये 53 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। θ2 भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ सिंपली। अब हम लोग बी पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला वही है μ0/4π और आई करंट ही है और ए पीएम है। यहां पर पीएम हम निकाल चुके हैं 12x/5। ठीक है, और sin θ1 + sin θ2 यही करना होता है, राइट। जरा सिंप्लीफाई कर लो, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 μ0I/में 48πx आ रहा है, 12 4 48 होता है। अब sin θ1 क्या होगा, sin 53 डिग्री प्लस sin θ2 क्या होगा, θ2 37 है, तो sin 37 डिग्री क्या आ गया 5 μ0I/में 48πx। और वापस से अगर हम लोग देख लें ये वाला ट्रायंगल 37 53 डिग्री वाला, ये अगर 37 है, ये 90 है और ये 53 है, तो क्या होगा साइन 37, अच्छा ये 3 होता है, 53 वाला 4 होता है सामने उसके, और ये 5 होता है, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5। ठीक है, और साइन 53 डिग्री क्या होगा 4/5, ये 4/5 आ गया और साइन 37 आ गया 3/5। तो ये क्या हो गया 5 μ0I/में 48πx और ये हो गया 7/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 7 μ0I/में 48πx। और क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ आ रहा है, k टाइम्स μ0I/48πx, k इसमें पूछा है, k की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस का है, 2017 का पूछा है। A uniform magnetic field B exists in the region between x = 0 to x = 3r/2। ठीक है, ये रीजन 1 है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द बोर्ड है और 3r/2 लेंथ तक फैली हुई है, x = 0 से 3r/2 तक, पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द पेपर। ए पार्टिकल विद चार्ज +q एंड मोमेंटम p डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस एंटर्स रीजन 2। इस पॉइंट P1 से एक चार्ज +q को एंटर कराया गया रीजन 2 में। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है जिस पॉइंट से एंटर कर रहा है वो इस O से नीचे की ओर है -r। ठीक है, लिखा हुआ है P1 से एंटर कर रहा है y = -r पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। ठीक है, और अगेन रीजन 3 में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है ये चेक करना पड़ेगा हमें। फॉर b ग्रेटर देन 2/3 p/qr द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 1। अच्छा, रीजन 1 में री एंटर करने के लिए क्या चाहिए, इसको ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन में आना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी रीजन 1 में आ सकता है। और अगर तुम देखो यहां पर जैसे एंटर करेगा कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, राइट, और बी जो है अंदर की ओर है, तो वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है ऊपर की ओर, है ना, और यही मैग्नेटिक फोर्स जो है इसमें एक घुमाव पैदा करेगा जिसकी वजह से इसमें एक सर्कुलर मोशन डेवलप होगा और देयरफॉर एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होता है, mv²/r होता है ना, और क्योंकि v क्रॉस b कर रहे हैं तो v और b के बीच में एंगल ऑलरेडी 90 का है, तो v b sin 90 आ जाएगा और फोर्स qvb आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, तो qvb शुड बी इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अच्छा अब री एंटर करने के लिए रीजन 1 में इसको कैसा कर्वेचर पाथ कवर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ना, यानी कि इस एंड को छूते हुए टच करते हुए वो घूमते हुए वापस जो आए रीजन 1 में आए, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो r की वैल्यू, रेडियस कितना होना चाहिए उस केस में, अगर मान लेते हैं रेडियस जो है वो 3r/2 है, लेट्स सपोज 3r/2 रख के देखते हैं, तब उस केस में b क्या आता है देखते हैं। देखो v से एक v तो कट ही गया,
तो तब बी की वैल्यू आ रही है, अच्छा एम वी जो रहता है वो पी होता है, मोमेंटम पी अपॉन में, और ये 2 ऊपर चला गया, 3r, और चार्ज क्यू स्मॉल क्यू लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू दिया हुआ था, देखो 2p/3r क्यू आ रहा है बी, और यहाँ पर भी 2/3p/qr दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसी क्या कहते हैं रिलेशन में आ गए जो ऐसा कुछ ए ऑप्शन में लिखा है, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, इसको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर ग्रेटर देन होगा इससे, तभी पार्टिकल जो है रीजन 1 में री एंटर कर सकता है। हमने लिया कि जब r की वैल्यू 3r/2 है, ठीक है, अगर मान लो इससे ज्यादा होती है बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की स्ट्रेंथ बढ़ गई, देयरफॉर QEB जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, घुमाव पैदा कर रहा है, वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी टेंडेंसी, मैंने कहा ना कि तभी ये पॉसिबल है इसका आना रीजन 1 में, जब इसमें घुमाव ज्यादा हो, सर्कुलर मोशन ज्यादा हो। बी की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो इसमें घुमाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये और अच्छा कर्वेचर बना के और पहले से टर्न करके ये रीजन 1 में इसके आने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो यस, बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 2p/3qr से, ठीक है, तो ये री एंटर कर जाएगा फॉर श्योर इन रीजन 1, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन को चेक करने में। फॉर बी इज इक्वल टू 8p/13qr, द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2 ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब देखो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। कह रहा है कि कुछ बी दिया हुआ है यहां पे, पहले उसको नोट कर लेते हैं। बी की वैल्यू 8p/13qr है, बी की वैल्यू 8p/13qr है। अगर इतना बी रहता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड रहता है इस रीजन 2 में, तब अगर पार्टिकल P1 से एंटर करता है क्यू चार्ज का, तब ये क्या होगा, रीजन 3 में एंटर कर जाएगा, P2 से पास करता हुआ, P2 पॉइंट से पास करता हुआ रीजन 3 में एंटर कर जाएगा, ऐसा कह रहा है। अगर ये बी रखते हैं तो क्या ये बात सही है, नहीं, इसे चेक करना है, ठीक है। तो क्या करें, अच्छा अब देखो, अगर ऐसा हो रहा है, कर्वेचर तो बन ही रहा है, तभी ये P2 से क्रॉस करता हुआ रीजन 3 में जा सकता है। और ये कर्वेचर कैसा है, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है, तो सर्कुलर मोशन है तो कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर कहीं यहां पर होना चाहिए, बिकॉज तभी पॉसिबल है ना, ऐसा कुछ रेडियस बनता हुआ, मान लेते हैं सेंटर यहां पर C नाम का है, ठीक है। तो अगर रेडियस ये है R, कंप्लीट रेडियस, राइट, सेंटर से जहां से एंटर कर रहा है वही ना रेडियस होती है R, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, किस कारण से बन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, QVB के कारण, तो QVB, ठीक है। और B की वैल्यू इतनी जब है तभी ये पॉसिबल है कि कर्वेचर करता वो P2 पॉइंट से रीजन 3 में जाए, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। तो B की वैल्यू भी रख देते हैं, QV 8p/13qr, ठीक है, एक V से एक V कट गया, MV की वैल्यू आ गई p/r, और यहां रह गया Q8p/13qr, ठीक है, P से P भी कट गया। R की वैल्यू क्या आ रही है, तो पार्टिकल वैल्यू, अच्छा R की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहां से जो R की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना, 13qr अपॉन में 8qr, ये Q से भी Q कैंसिल हो गया, 13r/8 आ रही है। यानी कि देखो ये जो R है P1 लेंथ, ठीक है, इसकी वैल्यू 13r/8 आ रही है, ठीक है। और ये लेंथ हमें पता ही है ऑलरेडी, 3r/2 OP2, ठीक। और OP1 भी हमें दिया हुआ है, बिकॉज ये ओरिजिन है और उससे -r नीचे से ये पार्टिकल P1 पॉइंट पे एंटर कर रहा था अंदर की ओर, तो ये लेंथ R है, और ये पूरी लेंथ कितनी है, 13r/8 है। तो हमारी CO की लेंथ कितनी आ जाएगी, 13r/8 माइनस R, यानी कि 5r/8, ठीक है। ये लेंथ 5r/8 आ गई, यहां पर कलर चेंज करने की जरूरत है, देखो ये लेंथ आ गई है 5r/8, ठीक है, और ये लेंथ जो है 3r/2 है। तो अब अगर हम लोग देखो ये वाले लाइन को ज्वाइन करते हैं, CP2 की वैल्यू भी अगर रेडियस के बराबर आती है, तब ये इंश्योर कर देगा कि ये जो कर्वेचर हो रहा है ये सर्कुलर पाथ में है और रेडियस कांस्टेंट बनी हुई है, और ये P2 पॉइंट से ही पास कर रही है, तभी ये रीजन 3 में एंटर कर पाएगा P2 से, ठीक है।
तो CP2 कैसे निकालेंगे? CP2 निकालने का तरीका है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 5r/8 और 3r/2 इनका पाइथागोरस लगा दो। 5r/8 का होल स्क्वायर प्लस 3r/2 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें r तो बाहर ही आना है, 25/64 हो गया प्लस 9/4 हो गया, क्या आ जाएगा? LCM लेंगे तो यहाँ 64 ही आएगा, यहाँ 25 ही रहेगा, और यहाँ 16 हो जाएगा। 16 9 जो होता है 144, और ये हो गया, ये देखो 169 आ रहा है ऊपर में, तो ये हो गया 13, तो उसका अंडर रूट लेने पे, और नीचे भी 8 आ जाएगा 64 का अंडर रूट, तो 13r/8 ही आ रहा है। CP2 की वैल्यू भी 13r/8 आ रही है, ये लेंथ भी 13r/8 है, और CP1 भी 13r/8 है, यानी कि प्रॉपर सर्कल है ये, यहां से लेके यहां तक, और ये P2 से ही पास करता हुआ रीजन 3 में जा रहा है, और इस B के लिए ही ऐसा आ रहा है, राइट? ये जो B दिया हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन B दिया हुआ है वो भी सही है, ये भी सही है कि इस B के लिए पार्टिकल जो है रीजन 3 में एंटर कर जाएगा, कर्वेचर, सर्कुलर कर्वेचर करता हुआ P2 से क्रॉस करता हुआ, P2 पॉइंट से, इसलिए B ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अच्छा, अब C ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें कह रहा है व्हेन द पार्टिकल री-एंटर्स रीजन 1 through the longest possible path in region 2, the magnitude of the change in its linear momentum between point P1 and the farthest point from y-axis is p/√2, ठीक है। तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, C पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर रीजन 1 में इसको वापस आना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो और ये भी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? अगर इसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, फारदेस्ट पॉइंट कहीं यहां पे होगा, इसको टच करता हुआ ये लौटता हुआ रीजन 1 में आना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है। और यहां पर मोमेंटम कितना है, ध्यान से देखना, m इंटू यहां की वेलोसिटी v, और वैसे भी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है और v का मोशन उसके परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो यहां पर अगर वेलोसिटी v है, पार्टिकल का मास m है, तो फारदेस्ट पॉइंट जो होगा वो ऐसे कुछ होना चाहिए, वहां भी वेलोसिटी v ही रहेगी, मास m है ही, वहां भी मोमेंटम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मोमेंटम p है और यहां भी मोमेंटम p है, फारदेस्ट पॉइंट ही है ये, बिकॉज और कहीं लोगे तो फारदेस्ट नहीं होगा y से, यही है जो इस y एक्सिस से फारदेस्ट है, फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर और करीब आ जाएगा। तो यहां पर मोमेंटम पी आई कैप है, यहां पर मोमेंटम पी जे कैप है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पी जे कैप फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई कैप, राइट। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि √2p आ जाएगा, और यहां दिया हुआ है p/√2, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। √2p दिया होता तो सही होता, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब डी ऑप्शन कह रहा है फॉर ए फिक्स्ड बी पार्टिकल्स ऑफ सेम चार्ज q एंड सेम वेलोसिटी v, the distance between the point P1 and the point of re-entry into region 1 is inversely proportional to the mass of the particle। तो री-एंट्री की बात की है रीजन 1 में, तो सर्कुलर मोशन तो होगा और रेडियस भी आएगा उसमें फिर कहीं ना कहीं, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर रेडियस तुम निकाल ही लो। हम जानते हैं कि यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स जो लग रहा होता है mv²/r, वो मैग्नेटिक फोर्स QVB के कारण होता है। QV क्रॉस B लिखोगे तो VB sin 90 होगा, बिकॉज V और B के बीच में एंगल 90 का है, यही आ जाएगा QVB, ठीक है। और यहाँ Q जो है वो एक्चुअली में कैपिटल Q है, तो QVB लिखना ही सही रहेगा, राइट। तो उस हिसाब से R की वैल्यू क्या आ रही है, mv में QB आ रही है, यही रेडियस का फॉर्मूला भी होता है, हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू रीजन 1, ये पूरा पार्ट क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं अगर सेंटर है, ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर बन रहा है ना 2r, तो वो जो 2r है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। r तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m दिख रहा है ना, तो 2r भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ही होगा, राइट। यहां इनवर्सली की बात की गई हुई है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी ही सिर्फ सही है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन IITJ 1992 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है ए स्ट्रेट सेगमेंट OC ऑफ लेंथ
L meter of a circuit carrying a current I ampere is placed along the x-axis. Two infinitely line straight wires A and B, each extending from z equal to minus infinity to plus infinity, two are fixed by y equal to minus a meter and plus a meter, y equal to plus a meter रेस्पेक्टिवली. तो देखो ये ऐसा कुछ सेटअप है जहां पर दो वायर्स हैं, एक बी से एंटर हो रहा है, देखो वायर क्रॉस लिखा हुआ है ना, तो ऐसे है वायर, ठीक है, बी पॉइंट पे, ठीक है, और यहां पे भी ए पॉइंट पे क्रॉस है तो अंदर की ओर है, वाई एक्स पे है लेकिन है जेड प्लस जेड अंदर की ओर, ठीक है, इनटू द बोर्ड, और इन्फिनिटली लॉन्ग है ये वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है दोनों में, ठीक है, और साथ ही साथ एक स्ट्रेट सेगमेंट ओसी एल लेंथ का, ठीक है, उसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है और इसकी लेंथ एल है, यहां पर ओसी एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है ये, ठीक. तो पूछा है इफ द वायर्स ए एंड बी, ये दोनों वायर्स ए और बी जो हैं, ईच कैरी करंट आई एम्पियर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट ओसी. ओसी जो एल लेंथ का है ना, उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा इन दोनों वायर्स के कारण जिसमें करंट आई है, जो कितनी दूरी पे रखी हुई है, ये यहां देखो y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू प्लस ए मीटर पे, तो ये y एक्सिस पे a मीटर ऊपर है और ये a वाली जो है a मीटर नीचे है माइनस ए पे, ठीक है. तो अब देखो यहां पर कुछ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस. मान लेते हैं यहां पर एक एलिमेंट है छोटा सा, बिकॉज एल लेंथ का है कंडक्टर यहां पर ओसी, लेकिन उसमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं dx लेंथ का पहले तो, और वो x दूरी पे है मान लो यहां से ओरिजिन से. तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो b पॉइंट पे जो वायर जा रहा है अंदर की ओर z एक्सिस में इन्फिनिटली लॉन्ग, इसके वजह से मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, ठीक है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dx पे कैसी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है. फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचनी पड़ती थी आर, ठीक है. तो म्यू नॉट आई, इसमें करंट आई बह रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर आता है, ठीक है. आर क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम दैट इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. वही कॉन्सेप्ट यहां पे, ये जो वायर है देखो अंदर की ओर है, ठीक है, और आर जो है इसमें बिकॉज अंदर की ओर है, इस dx पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आर ही जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ना इसमें, तो हमने इसको शो कर दिया आर. आर निकल भी जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की पहले डायरेक्शन देखो. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, करंट ऐसे, तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, क्रॉस आएगी ना. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर देखना होगा dx वाले के लिए, तो ऐसे कुछ आ रहा है, राइट, एग्जैक्टली 90 का एंगल बनेगा इस आर से, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना इससे अंदर की ओर जा रहा है 90 बनाता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में 90 का एंगल है. वैसे यहां पर आर और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, उसके बीच में एंगल 90 का होगा. इतनी बात समझ में आई. अच्छा, अब ए की वजह से भी देखते हैं. ए के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी देखो ध्यान से, और ये लेंथ भी जो है अगेन आर ही होगी, ठीक है, और ये आर भी जो होगा इस वायर से इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर लेंथ होगा. ओके, तो ये जो है भी 90 बना रहा होगा इस आर से, तो ये भी बी ही होगा बिकॉज सिमेट्रिकल है, सेम करंट है, एवरीथिंग सिमेट्रिकल है, ठीक है. अब ये देखो ये बी और ये बी, कुछ एंगल की ज्योमेट्री और लगानी पड़ेगी. तो अब एक चीज को समझो, मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और हम जानते हैं ये आर और ये जो पहला वाला बी है जो इस वायर के कारण लग रहा था, इसके बीच में एंगल 90 का था, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 90 माइनस थीटा का ना, ठीक है. और अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, ठीक है, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना भाई. ये आर थीटा था तो ये वाला आर जो है इससे थीटा ही एंगल बना रहा होगा बिकॉज सेम ए पे रखे गए हुए हैं ऊपर नीचे, और ये 90 माइनस थीटा था तो उसमें से ये थीटा घटेगा तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है. ये वाला पार्ट जो बहुत महीन सा है देखो, ये 90 माइनस 2 थीटा आ रहा है, ठीक है. और एक चीज और, ये जो है आर, ये वाला नीचे वाला आर जो ए से हम डिनोट कर रहे हैं,
इसमें और इस बी में भी एंगल 90 का है, ये पूरा एंगल 90 का है। उसमें से 90 में से 90 माइनस 2 थीटा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा ना। तो ये पूरा एंगल 2 थीटा का आ गया दोनों बी के बीच में। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इतनी बात क्लियर है? कि दोनों बी के बीच में एंगल 2 थीटा का है और दोनों बी सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों के बीच से एक लाइन अगर जाती है तो दोनों थीटा थीटा एंगल बना रहे होंगे उससे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बी का कंपोनेंट यहां लोगे तो बी कॉस थीटा आएगा, और इस बी का भी कंपोनेंट लोगे तो बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो अब बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे? ये दोनों का कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा है 2b कॉस थीटा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और b साइन थीटा इधर आएगा और एक b साइन थीटा इधर आएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। कितनी? 2b cos थीटा। देयरफॉर b नेट जो आ रहा है वो आ रहा है 2b cos थीटा। और b क्या है? देखो हमने सिर्फ dx अभी एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है दोनों, या यूं कह लो एक वायर के कारण। तो एक वायर के कारण जो इन्फिनिटी लॉन्ग होती है उसके वजह से r दूरी पे जो परपेंडिकुलर लेंथ r होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ठीक है। और r परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली है, और ये r क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, राइट। ये हमारा b हो गया। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा यहां से निकल जाएगा, cos थीटा भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो x अपॉन में r, r अगेन यही होगा, x अपॉन में सॉरी या x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r है और r अगेन पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जो b नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बी नेट आ रहा है ऑन स्मॉल एलिमेंट dx ओनली, ठीक है। लेकिन हमें पूरे लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कह लो पूरे लेंथ ओसी जो एल लेंथ का है उस पे फोर्स चाहिए कंप्लीट। पहली बात, फोर्स अगर चाहिए तो इस dx पे पहले फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब क्योंकि स्मॉल एलिमेंट dx है तो इसमें फोर्स भी तो स्मॉल ही होगा, df मान लेते हैं उसे। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इस ओसी में भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, आई एल क्रॉस बी, यही फॉर्मूला लगाते थे। एल dx लेंथ इधर की ओर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और बी नीचे की ओर है नेट, जिसकी हम बात करें बी नेट जो हमने निकाला है। तो एल क्रॉस बी करेंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 का होगा, एल बी साइन 90 साइन 91 हो गया। तो फॉर्मूला जो आ जाएगा आई, और एल dx की बात हो रही है, dx और b की वैल्यू बी नेट होगी इस बार ये वाली, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा df आ गया फॉर इंटायर फॉर बोथ द वायर्स, दोनों वायर्स के वजह से, ठीक है। अब खाली क्या करना है, इस df को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके l तक, ठीक है। तो जो df आ रहा है दोनों वायर्स की वजह से, आई म्यू नॉट आई, अच्छा देखो यहां पर क्या हो रहा है, आई और आई मल्टीप्लाई होंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली लिखना चाहिए म्यू नॉट एक्स आई स्क्वायर अपॉन में पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट आई स्क्वायर एक्स पाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर और डी एक्स रहेगा, ठीक है। और फिर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके एल लेंथ का है ना उसी वाला जो हमारा कंडक्टिंग वायर है, तो 0 से लेके एल तक करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अब देखो कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई और एक्स डी एक्स रहने दो, और यहाँ पर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है, 2x dx आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे यहाँ dt आ जाएगा। और देखो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x dx क्या बन जा रहा है, dt बन जा रहा है। तो फाइनली लिख सकते हैं म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई dt अपॉन में, इसको हमने t माना हुआ है। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। जब a यहाँ पर x वेरी कर रहा था, तो जब x 0 था तब t की वैल्यू a स्क्वायर थी, और जब
एक्स एल था तब टी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, और ये होता है नेचुरल लॉग एल एन टी। ठीक है, और लिमिट पड़ जाएगी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तक की। ठीक है, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एल एन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फोर्स होगा जो कि लग रहा होगा इस ओसी लेंथ के कंडक्टर में जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों वायर्स की वजह से। अच्छा, पूछा जा सकता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन बताओ अब। तो ये जो हमने निकाला है एल क्रॉस बी से डी एक्स एलिमेंट में डी एफ फोर्स, ये कैसा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी नीचे की ओर है, डीएल इधर की डी एक्स इधर की ओर होगा। तो एल क्रॉस बी करेंगे, एल क्रॉस बी करो, फोर्स अंदर की ओर आएगा ना, तो ये जो फोर्स आ रहा है इसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होगी, क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।